हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था तटस्थता वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और कीमत प्रभाव। आज का जो टॉपिक है वो है तटस्थता वक्र विश्लेषण की उपयोगिता। तो इसका सबसे पहले पॉइंट है, टॉपिक क्या है? तटस्थता वक्र विश्लेषण की उपयोगिता। सबसे पहला पॉइंट है विनिमय के क्षेत्र में इसमें हम लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। एक के पास सेब हैं और दूसरे के पास संतरे। वो एक दूसरे से एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो इस कोई रेखा चित्र की सहायता से हम जब दर्शाएंगे तो जो रेखा चित्र बनेगा वो एजवर्थ का दिया हुआ डायग्राम बॉक्स है। तो वो कैसे बनेगा? एक हमने बॉक्स बनाना है। एक ए व्यक्ति है और एक बी। ठीक है, दो वस्तुएं हैं, सेब और संतरे। ये ओ एक्स अक्ष और ये ओ वाई। यहाँ पे लेंगे हम सेब की मात्रा और यहाँ पर लेंगे हम संतरे की मात्रा। ये ए व्यक्ति के लिए है, ये ओ एक्स अक्ष और ये ओ वाई, और ये मूल बिंदु है। इस डायग्राम को अगर उल्टा कर दें तो ये ओ एक्स अक्ष किसके लिए हो गया? वाई व्यक्ति के लिए। ओ वाई अक्ष हो गया बी व्यक्ति के लिए। तो यहाँ हो गए सेब और यहाँ हो गए संतरे। दोबारा बता रही हूँ, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ये ए व्यक्ति के लिए ओ एक्स अक्ष पर सेबों की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर संतरों की मात्रा। ये बी व्यक्ति के लिए रेखा चित्र है। इसका मूल बिंदु ये हो गया, ये ओ एक्स अक्ष हो गया बी व्यक्ति के लिए, ये ओ वाई अक्ष। और ओ एक्स अक्ष पे सेब, जैसे यहाँ भी ओ एक्स अक्ष पे सेब लिए थे और यहाँ ओ वाई पे संतरे है, तो इधर भी संतरे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये IC1 है ए व्यक्ति के लिए, ये IC1 है बी व्यक्ति के लिए। तो इसमें मान लो वो यहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ए व्यक्ति के पास ये मान लो एक्स ए और ये वाई ए, यानी एक्स व्यक्ति के पास सेब की मात्रा है ओ एक्स ए और उसके पास संतरों की मात्रा ओ वाई ए, और जो बी व्यक्ति है उसके पास इधर आएगा एक्स बी व्यक्ति के लिए और ये वाई बी। यानी ए व्यक्ति के पास ओ एक्स ए सेब की मात्रा है, बाकी ये जो मात्रा बची वो बी व्यक्ति के पास है, और ए व्यक्ति के पास संतरे की मात्रा ओ वाई ए और ये जो मात्रा बची ओ वाई बी, ये बी व्यक्ति के पास है। अब वो दोनों एक्सचेंज करना चाहते हैं। ए व्यक्ति उसको सेब देगा, उसके बदले में संतरे लेगा, या संतरे देगा या सेब लेगा। तो प्रारंभिक बिंदु है ई बिंदु, यहाँ पे संतुलन में है। अब आपने क्या करना है, एक ऐसे रेखा खींचनी है और एक तो तटस्थ वक्र आपने यहाँ से ड्रा करना है और एक यहाँ से। ठीक है, ये IC2B, क्योंकि ये मूल बिंदु की ओर झुका है तो बी व्यक्ति का हो गया। ये इस मूल बिंदु की ओर झुका हुआ है तो IC2A, ये ए व्यक्ति के लिए। ठीक है, एक रेखा चित्र आपने क्या करना है, एक तटस्थ वक्र यहाँ से और एक इसको स्पर्श करता हुआ। ये देखो, ये मूल बिंदु इस तरफ झुका हुआ है,
IC3A, ये क्या हो गया IC3B। तो ये बी व्यक्ति के ए व्यक्ति के लिए तटस्थ वक्र, पहला तटस्थ वक्र ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये वाला हो गया, ठीक है। और इधर बी व्यक्ति के लिए ये पहला तटस्थ वक्र है, ये दूसरा तटस्थ वक्र है, ये तीसरा तटस्थ वक्र है। ये मान लो LMN 3 पॉइंट हैं। इन अगर बिंदुओं को मिला दिया जाए तो इस लाइन को कॉन्ट्रैक्ट कर्व बोलते हैं, प्रस्विदा कर्व, वक्र या रेखा। इसका अब इसकी व्याख्या हम में करेंगे कि प्रारंभिक संतुलन ई संतुलन है। अगर ई संतुलन से वो एल बिंदु पर आते हैं तो ए व्यक्ति की संतुष्टि तो उतनी रहती है, क्योंकि ई और एल बिंदु IC1A पर स्थित है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक तटस्थ वक्र पर जितने भी बिंदु होंगे उनसे समान संतुष्टि मिलेगी। लेकिन बी व्यक्ति क्या है, ये पहला तटस्थ वक्र है, फिर वो ऊंचे तटस्थ वक्र पर पहुंच जाता है, क्योंकि मूल बिंदु इधर है बी व्यक्ति के लिए, तो ये पहला तटस्थ वक्र, ये उससे ऊंचा है, मूल बिंदु से दूर हटते जा रहे हैं, तो बी व्यक्ति की संतुष्टि बढ़ेगी लेकिन ए व्यक्ति की संतुष्टि उतनी ही रहेगी। इसीलिए ए व्यक्ति जो है इस दर पर विनिमय नहीं करेगा। अब मान लो वो ई से एन बिंदु पर आ जाते हैं, तो देखो बी व्यक्ति तो उसी तटस्थ वक्र पे रहता है, तो उसकी संतुष्टि उतनी ही रहती है, लेकिन ए व्यक्ति की संतुष्टि में वृद्धि होती है, क्योंकि वो पहले वाले तटस्थ वक्र की अपेक्षा ऊंचे तटस्थ वक्र पर पहुंच जाता है। तो ए व्यक्ति की संतुष्टि बढ़ी लेकिन बी व्यक्ति की संतुष्टि उतनी रही। तो ऐसे में बी व्यक्ति जो है इस बिंदु पर विनिमय करने के लिए तैयार नहीं होगा। मान लो वो ई से एम बिंदु पर आते हैं, तो दोनों ही व्यक्ति ए और बी ऊंचे तटस्थ वक्र पर चले जाते हैं। ये पहले से दूसरे पे चला गया, संतुष्टि बढ़ी, ये इधर से पहला था बी व्यक्ति के लिए, ये दूसरा, तो दोनों ऊंचे तटस्थ वक्र पर आ गए और वो इस बिंदु पर सेब और संतरों का विनिमय करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। तो इस अगर LMN बिंदुओं को मिला दिया जाए तो इससे जो रेखा मिलती है उसको प्रस्विदा वक्र या कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहा जाता है। तो कहने का मतलब तटस्थ वक्रों की सहायता से दो व्यक्तियों द्वारा दो वस्तुओं का विनिमय आपस में किस दर पर किया जाएगा, इसकी व्याख्या तटस्थ वक्र की सहायता से कर सकती है। तो ये बॉक्स डायग्राम की सहायता से हम बता सकते हैं कि तटस्थ वक्र विनिमय के क्षेत्र में तटस्थ वक्र का क्या योगदान है। अब सेकंड पॉइंट है उपभोक्ता का संतुलन। सेकंड पॉइंट है उपभोक्ता का संतुलन। तो स्टूडेंट ये हम पहले एक डिटेल में क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तटस्थ वक्रों की सहायता से उपभोक्ता संतुलन में कहाँ होगा, यहाँ पर 3 शर्तें पूरी हों। पहली शर्त क्या है, ये कीमत रेखा है ए बी, यहाँ पे एक्स वस्तु और यहाँ पे वाई वस्तु। तो पहली की तटस्थ वक्र IC, तो ये संतुलन का पॉइंट हो गया। यहाँ पे तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं, तटस्थ वक्र और कीमत रेखा ई बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तटस्थ वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल बराबर है, और तटस्थ वक्र संतुलन के बिंदु की तभी होगा जब तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोद्र होगा, कन्वेक्स होगा। तो इस प्रकार तटस्थ वक्रों की सहायता से हम उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या भी कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट है तटस्थ वक्रों की सहायता से, थर्ड पॉइंट तटस्थ वक्रों की सहायता से आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव व कीमत प्रभाव की व्याख्या। पहले हम आय प्रभाव लेते हैं। यहाँ पे एक्स वस्तु है, यहाँ पे वाई वस्तु। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, ए बी जो कीमत रेखा है वो बाहर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, एक दूसरे के समानांतर होगी।
आय और बढ़ी तो ये रेखा बाहर की तरफ शिफ्ट होगी। इसमें पहले हम पढ़ चुके हैं एक्स और वाई वस्तु की कीमत को स्थिर माना जाता है। इनकी जो सापेक्षिक कीमतें वो भी स्थिर रहती हैं, लेकिन आय बढ़े या घटे, अगर आय बढ़ती तो ये रेखा बाहर की तरफ शिफ्ट होगी, अगर आय कम हो तो अंदर की तरफ। तो इससे हमें ये ICC वक्र है और यहाँ पे स्पर्श कर रही है IC1 IC2 LMN। इन बिंदुओं को अगर एक रेखा के चित्र की सहायता से मिला दिया जाए तो हमें इनकम कंजम्पशन कर्व हमें प्राप्त होता है। तो तटस्थ वक्र की सहायता से हम आय प्रभाव को दिखा सकते हैं। फिर दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव, ये भी हम कर चुके हैं। इसमें हम क्या लेते हैं कि एक वस्तु महंगी होती है, दूसरी सस्ती होती है, XOY। इसमें उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। यहाँ पे X वस्तु की मात्रा और यहाँ पे Y वस्तु। मान लो प्रारंभिक कीमत रेखा AB है, ठीक है। अब क्या है, X वस्तु महंगी सस्ती हो जाती है और Y वस्तु महंगी हो जाती है, तो ये रेखा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी A1 B1। अब एक तटस्थ वक्र खींचेंगे जो दो बिंदुओं पर इन दोनों रेखाओं को स्पर्श करे, IC1। ये S बिंदु है, ये T बिंदु है, तो प्रारंभिक संतुलन बिंदु है S। उपभोक्ता X की OX1 और Y की O1 मात्रा खरीदता है। अब क्या X वस्तु सस्ती हो जाती है तो AB कीमत रेखा शिफ्ट होकर AB1 हो जाती है और उपभोक्ता X वस्तु की T बिंदु पर संतुलन में और X वस्तु की मात्रा बढ़ा देता है, क्योंकि X वस्तु सस्ती होगी और उसकी जगह Y वस्तु को वो प्रतिस्थापन करता है। तो कहने का मतलब सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन आने के फलस्वरूप उपभोक्ता S से T बिंदु पर पहुंच जाता है, तो S से T बिंदु पर जो प्रभाव है वो प्रतिस्थापन प्रभाव है। यहाँ क्योंकि एक ही तटस्थ वक्र पर दोनों बिंदु स्थित हैं तो उपभोक्ता की संतुष्टि उतनी ही रहती है, क्योंकि वो महंगी वस्तु का त्याग कर देता है और सस्ती वस्तु को ज़्यादा खरीदता है। तो इस प्रकार हम प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं। आगे है कीमत प्रभाव। OX अक्ष पे हम लेते हैं X वस्तु और यहाँ पे Y वस्तु। ये कीमत रेखा है। कीमत रेखा में क्या होता है कि उपभोक्ता की आय भी स्थिर रहती है, एक वस्तु की कीमत भी स्थिर रहती है, दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ती या घटती है। मान लो प्रारंभिक कीमत रेखा है AB, X Y वस्तु की कीमत उतनी रही, उपभोक्ता की आय भी उतनी रही, X वस्तु सस्ती हो जाती है तो ये रेखा बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर महंगी होगी तो ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इनको मिलाती हुई अगर हम एक रेखा खींचें PCC, तो इनको स्पर्श करते हुए तटस्थ वक्र IC2 IC1 LMN। तो जैसे जैसे वस्तु सस्ती होती रहती है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ाता जाता है। तो इस प्रकार ये कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव, इन तीनों की व्याख्या हम तटस्थ वक्रों की सहायता से कर सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस। उपभोक्ता की बचत क्या होता है? आम भाषा में बचत किसे कहते हैं कि अपनी इनकम में से जितना व्यक्ति उपभोग कर लेता है बाकी बच जाता है, उसे उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में बचत का अलग अर्थ है कि मान लो हम किसी वस्तु के लिए जितनी कीमत देने को तैयार हैं और वास्तव में हम जो कीमत अदा करते हैं उन दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। सपोज क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए एक पेन के लिए 100 रुपये देने को तैयार है, लेकिन वास्तव में उसको वो पेन 10 रुपये में मिल जाता है, तो 90 रुपये क्या है? उपभोक्ता की बचत है। तो उपभोक्ता की बचत क्या है कि व्यक्ति को जब किसी कीमत का ज्ञान नहीं होता तो उस वस्तु के लिए वो जितनी कीमत देने के लिए तैयार है और वास्तव में जो कीमत अदा करता है उन दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। तो इसकी व्याख्या भी हम तटस्थ वक्र विश्लेषण की सहायता से कर सकते हैं। यहाँ पे है X वस्तु, यहाँ पे है मौद्रिक आय और ये क्या है? AB कीमत रेखा और उपभोक्ता IC1 के
n बिंदु पर संतुलन में है वो OX1 मात्रा के लिए OL मुद्रा अदा करता है। मान लो इतनी मुद्रा है तो OX मात्रा खरीदने के लिए वो AL मुद्रा अदा करता है जब उसे कीमत का ज्ञान नहीं है। कहने का मतलब OX1 क्वांटिटी के लिए AL मुद्रा देने को तैयार है, लेकिन जब उसे कीमत का पता चलता है तो वो कीमत रेखा पर तटस्थ वक्र पर आ जाता है IC2। ये M पॉइंट है, ये मान लो T पॉइंट है। अब देखो क्वांटिटी उतनी ही रही लेकिन उसकी संतुष्टि बढ़ गई क्योंकि वो IC1 की अपेक्षा IC2 पर पहुंच गया और पहले वो AL मुद्रा अदा करता था, अब उसे कितने AT, तो TL के बराबर उसकी बचत होगी। कुल बचत क्या हुई TMNL। तो इससे उपभोक्ता की बचत की भी व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके और उपयोगिता के पॉइंट है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज इतना ही। थैंक्स स्टूडेंट्स।